नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, भैया पहले जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। बड़े दिनों के बाद आज एक पॉजिटिव खबर पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो बधाई हो आपको भी, देशवासियों को भी बधाई। बधाई इसलिए कि कभी कभी लगता है, बीच बीच में ऐसा लगता है कि हाँ, अभी उम्मीद की कुछ किरणें बाकी हैं। एकाध रोशनदान है जहां रोशनी आ रही। और सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी खबर है। पिछले कुछ वक्त से लगातार निराशाजनक खबरें आ रही थी। वो खबरें जो लोकतंत्र और संविधान के समर्थक और पक्षधर लोगों को बहुत गहरे तक चोट पहुंचा रही थी, गहरा आघात। उन खबरों के बीच सूर्यकांत जी सबसे ज्यादा चर्चा में थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फैसले ही नहीं, टिप्पणियां तो माशाअल्लाह अद्भुत ही थी। लेकिन इसी बीच अक्सर हम कुछ जजों के नाम लेते हैं। हम लोग तो भाई इस मामले में घबराते नहीं, सच को सच कहना ये हमें आता है, और जो आता है वो हम करते हैं। हम कुछ जजों के नाम अक्सर लेते रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइयां, ये सिटिंग जज है, अभी सुप्रीम कोर्ट में विराजमान है। जस्टिस नागरत्ना का तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का भी एक मौका है। हालांकि अभी हम दावा नहीं कर सकते कि बनेंगी, लेकिन है, जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में उनका नाम है चीफ जस्टिस बनने में। अब ऐन वक्त पर हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आज का जो सिस्टम है, ये सिस्टम जस्टिस नागरत्ना को सीजेआई के रूप में देखना पसंद करेगा। ये बिल्कुल हम निजी राय है, वो मैं रख रहा हूं। तो जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब तो जो है जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जोड़ी हुआ करती थी। नॉर्मली होता है ना, इससे आप जैसे अब हम तुलना कर रहे हैं तो तुलना के लिए क्षमा मांग लो पहले ही। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच जोड़ी होती है। हालांकि मैं उस बेंच से कभी भी तुलना नहीं करना चाहूंगा जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच को, क्योंकि जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इतने जबरदस्त जबरदस्त फैसले दिए हैं, जिससे बार बार हमारा हौसला मजबूत हुआ है। अब ओक साहब रिटायर हो चुके हैं, और जस्टिस भुइयां और जस्टिस नागरत्ना की बेंच थी। और केस था उमर खालिद का, 5.5 साल से जेल में है। अब तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। अब बस बस 2 लाइन बताऊंगा, हेमंत भाई जी में पूरा रहेगा ये। अब तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। अभी जो कई लंबी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है न्यायिक। चार्जशीट दाखिल होता है, चार्जशीट में जो आरोप लगाए जाते हैं पहले उन आरोपों पर बहस होती है, फिर ट्रायल की बारी आती है। अभी जो चार्जशीट है उसके आरोपों पर बहस चल रही है निचली अदालत में, गुरु जी कल्पना करिए। और वो युवा 5.5 साल से जेल में है, विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल। और उसको जमानत नहीं मिली। पहले उसके जमानत के मामले जाते थे बेला त्रिवेदी के बेंच में। बेला त्रिवेदी, मतलब अब क्या कहें, नाम ले लिया, नाम ही काफी है। पूरे घर को रोशन करके गई है, मतलब पूरे न्यायपालिका को, बेला त्रिवेदी। तो कभी भी उनके उनके बारे में तो लोगों ने यहां तक कह दिया कि कई बार वो लगता था कि वही पैरवी कर रही हैं उसके, मतलब उसके खिलाफ खड़ी हैं। जिसके लिए जमानत मांगी जा रही है उसके खिलाफ वही वकील है। कई बार ऐसे उनके उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो उन्होंने कभी नहीं दी जमानत। तो मैं कहानी लंबी नहीं करता हूं, सीधे आता हूं। दरअसल अंद्राबी, सैयद इफ्तिखार अंद्राबी की जमानत पर सुनवाई हो रही थी। ये नार्को टेरर के मामले में जो है जेल में है। अंद्राबी की जमानत पर सुनवाई के समय जो बातें कही, उसको तो जमानत दी ही दी, लेकिन उमर खालिद को जमानत न देने पर जो बात नागरत्ना ने और उज्जवल भुइयां ने कही, वो इस पूरी न्यायपालिका के लिए एक तमाचा से कम नहीं है। ये शब्द थोड़ा कड़क हो जाता है, लेकिन तमाचा से कम नहीं। उन्होंने क्लास लगा दी वो 2 जजों की बेंच की। उन्होंने रेफरेंस दिया 3 जजों के बेंच के फैसले का। सब थोड़ा जुडिशियल मामला है तो उसको टेक्निकली अभी हेमंत जी बताएंगे। और कहा
कि बेल उमर खालिद को मिल जानी चाहिए थी, नहीं दी गई, वो गलती है। मैं आपको हेडलाइन दिखाता हूँ, हेडलाइन दिखा करके सीधे मैं हेमंत भाई के पास चलता हूँ। भैया लाओ हेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट डिसअप्रूव्स जजमेंट डिनाइंग बेल टू उमर खालिद फॉर इग्नोरिंग बाइंडिंग प्रेसिडेंट इन नजीब। आगे चलिए। ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट डिसअप्रूव जजमेंट डिनाइंग, ये सेम है लाइव लॉ की जो अभी हमने खबर दिखाई थी उसी के ट्वीट है। आगे चलिए। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू मैन आफ्टर 6 years इन नार्को टेरर केस। आगे चलिए। ये मैन वही अंद्राबी। पीटीआई, बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन, ये बोला नागरत्ना ने, और ये बोलने तो बहुत लोग, ये तो चंद्रचूड़ ने सबसे ज्यादा बोला था। बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन इवन इन यूएपीए केसेज। यूएपीए के केस में भी, जैसे नॉर्मली कहा जाता है यूएपीए का केस है इसमें नहीं जमानत मिलेगी, लेकिन इन्होंने कहा इस मामले में भी एससी ग्रांट्स बेल टू नार्को टेरर केस अक्यूज्ड। आगे चलिए। जमानत नियम है और बेल अपवाद, उमर खालिद और सरजील इमाम को बेल न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। और आगे चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उमर खालिद को बेल मिल सकती थी, दिल्ली दंगा मामले के अपने फैसले पर आपत्ति जताई और कहा जमानत अधिकार है, जेल अपवाद। अब जरा इसके भीतर चलिए, बस एक बार मैं पढ़ दूं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने पिछले फैसले पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने सोमवार को यह बयान सैयद इफ्तिखार अंद्राबी से जुड़े नार्को टेररिज्म मामले पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने माना कि किसी आरोपी को बेल देना एक नियम है, जबकि उसे जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस वी नागरत्ना की बेंच ने के ए नजीब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया। बेंच ने कहा, ये के नजीब का 3 लोगों बेंच थी, 3 जजों की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में माना था कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अदालतें यूएपीए मामलों में जमानत दे सकती हैं, लेकिन उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज करते समय कोर्ट ने इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया। जो के नजीब का है, ये नजीब का फैसला नजीर है। अदालतों में बड़ी बेंच के फैसले को नजीर माना जाता है। अगर कोई 3 सदस्यीय बेंच कोई फैसला दे दिया तो उस नजीर को तोड़ने के लिए फिर वो 5 सदस्यीय बेंच होगी, तब वो नजीर टूट सकता है। फिर 5 सदस्यीय बेंच नई नजीर बना सकती है। 3 सदस्यीय बेंच की नजीर के खिलाफ जाकर के 2 सदस्यीय बेंच फैसला सुनाना, और कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल न उठावे कोई। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। एक चीज जरूर बता देना, ये नागरत्ना जी और उज्जवल भुइयां जी कॉकरोच की श्रेणी में तो नहीं आ गए हैं। बाकी नमस्कार। हाँ आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, नया दौर है और यहाँ पे परिभाषाएं बहुत तेजी से बदलती। मैं आपको बहुत बार कहता हूँ, आप भी सुन सुन के पक चुके हैं कि यू शो मी द मैन, आई विल शो यू द रूल। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, तमाम जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और सारे के सारे, वो कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी एक बात बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने लगे कि जैसी बेंच वैसे फैसले। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अब तारतम्यता नहीं, कंटिन्यूटी नहीं है। जो जैसा आपने कहा ना, न्यायिक अनुशासन की बात, जो के नजीब का मामला था, उसमें क्या था कि 3 जजों की बेंच का बेल के उस सिद्धांत को लेकर के एक बहुत ही डिस्क्राइब, वो जो ऑर्डर कहते हैं ना, बहुत डिटेल्ड, वो सारे का सारा ऑर्डर था। उसको 2 जजों की बेंच किसी भी सूरत में ना तो अवॉइड कर सकती है, ना दरकिनार कर सकती है, और ना उससे बाहर जा सकती। उसके बावजूद भी जिस तरीके से वो लगातार 5.25 साल से जेल के अंदर है, शर्जिल और वो दूसरे, वो सारे का सारा लगातार बहस का विषय बना हुआ है। टीवी तो इसको छेड़ता नहीं, कॉमेडियंस इसको छेड़ते नहीं। मेरे आप जैसे 5-7 साथी हैं जो इसको उठा उठा करके बार बार जिक्र करते हैं। जिस बेंच ने उमर खालिद का जो फैसला है उसको गलत बताया है, बेल ना देने का फैसला, ये वही, मतलब पिछली, ये वही बेंच है जिस पे आप रह करके कई बार उम्मीद की किरण बताते हैं, और दोनों इकट्ठे हो गए तो फिर तो माशाल्लाह। जस्टिस नागरत्ना और अपने जस्टिस उज्जवल भैया, बहुत चंद लोग हैं, बहुत चंद लोग बचे हुए हैं जो चीजों को संविधान की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, और किसी राजनीतिक चश्मे की बजाय एक इंसान की दृष्टि से जो चीजों को देखते आए हैं, ये वो है।
तो उन्होंने जो उनको बेल ना देने की, जो खालिद को बेल ना देने की बात है, उसको गलत बताया। बेसिकली जो कुल मिलाकर के सारी बात है कि पिछली बार जब बेंच ने रिजेक्ट किया 4 जनवरी को, आपको ध्यान में, तो उस समय जो जिस तरीके की परिस्थितियां बनी उसमें यह कह दिया गया कि अगले 1 साल तक ये बेंच के लिए, उसके बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। तो न्यायिक अनुशासन जिसकी आप बात कर रहे थे ना, कि 3 बेंच के फैसले को 2 जजों की बेंच कैसे अवॉइड कर सकती है, वो न्यायिक अनुशासन का भी मामला है, जुडिशियल डिसिप्लिन जिसको आप कहते हैं, उसका भी मामला है। लेकिन वो उसके कोई परवाह नहीं की गई और उस पर बहुत लंबे समय से जिस तरीके की पूरी परिस्थिति है, आज जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया ने अपने ही लोगों को, अपने ही साथियों को, अपने ही सहयोगियों को आईना दिखाने का काम किया एक खास अंदाज में। और वो खास क्या है कि हम जो फैसले करते हैं वो संविधान के तहत करते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारा काम है। उसके लिए हमें चाहे यूएपीए हो चाहे कोई भी कानून हो, मौलिक अधिकार से ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, ये बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी। तो उसको भी वो करेंगे आप, तो क्या होगा? तो बेसिकली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ही ये ऑर्डर आया है इसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस चल पड़ी, और एक अपने जो साथी हैं जर्नलिस्ट, हालांकि मैं तो उनको बैलेंसर ज्यादा कहता हूं, लेकिन कई बात ऐसी होती है, तो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि क्या ये भी कॉकरोच है क्या, जो फैसले की बात उन्होंने रेफरेंस दे दिया। तो मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ किसी की कोर्ट्स को उस तरीके से, जब तक अनलेस अनटिल वी आर ऑन पर्सनल फ्रीक्वेंसी। आशीष भाई, इस पूरे घटनाक्रम में जो आज का ऑर्डर है ना, इसको थोड़ा सा पलट करके और देखो। अभी तक आपने तमाम जजेस देखे होंगे जो रिटायरमेंट के बाद जो वीकेंड सेमिनार्स होते हैं, वहां जाकर के राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, वहां मौलिक अधिकारों के पैरोकार बनते हैं, वहां पर जाकर के बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, जुडिशियल डिसिप्लिन से लेकर के अपने मास्टर ऑफ रोस्टर से लेकर के पता नहीं कितनी। और जो प्रभु खुद थे बेंच के ऊपर और बेंच के बाद, तब उन्होंने क्या किया उस पर कोई बात नहीं। बहुत थोड़े लोग हैं, एक्टिविस्ट जजेस हैं, जो सारी बातों को रखते हैं, जो बेंच पे थे तो भी। लेकिन आज जो इन दोनों ने काम किया है वो भूतन भविष्य टाइप की चीज। अपने 2 कुलीग्स के बारे में इन्होंने, उनके फैसले के बारे में बेंच पे रहते हुए जो ऑर्डर किया है, वो वास्तव में जो है बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है, बहुत नई परिपाटी है। रिटायरमेंट के बाद का भाषण नहीं दे रहे थे वो अपना ऑर्डर प्रोनाउंस कर रहे थे, ऐसे ही मामले में, यूएपीए के मामले में। और उन्होंने जब, चूंकि क्योंकि बहस के दौरान उसका नाम आया था शर्जील कार बाकी का, तो उसका जिक्र स्वाभाविक तौर पर आना ही। और जैसे ही ये खबर आई, जैसा आपने कहा कि कॉकरोच वाला, आजकल कॉकरोच पिछले 4-5 दिन से प्रिवेलेंट है काफी, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना, लोगों को कुछ कॉकरोच नजर आने लगे हैं, खासतौर पर राइट विंगर्स को। अभी मैं किसी और चैनल पे बात कर रहा था, तो उनके पास मेरिट पे तो कुछ कहने को है नहीं, तो फिर इंदिरा गांधी पे चले गए। लंपट है तो लंपट का तो अपने को जवाब देने की जरूरत नहीं होती कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, तो फिर इंदिरा गांधी का क्या हुआ था वो भी देख लो। तुमने भी वही गति प्राप्त करनी है तो तुम्हें मुबारक, शुभकामनाएं, हमें कोई मतलब नहीं। जब इंदिरा गांधी ने वो किया था तब तो हम खैर 2-2 साल के बच्चे थे, तो हमारा तो कोई वास्ता था नहीं। लेकिन आज उसका ये मतलब नहीं है कि अब ये कह रहे कि इंदिरा गांधी ने ठीक किया था, ना वो ठीक था ना ये ठीक होगा जो आज की तारीख में। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, ना किसी पार्टीबाजी से कुछ लेना, ना किसी धर्म से, ना संप्रदाय से, ना किसी और चीज से। तो अब जो 2 न्यायाधीशों की पीठ थी, इसने उमर खालिद को जमानत ना देने के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर आपत्ति जताई, घोर आपत्ति जताई, और सीधे कहा कि जमानत जो है ना, जमानत नियम है, और जो अपने जेल में भेजना अपवाद है, जेल अपवाद। उसके बावजूद भी अब सवाल आशीष भाई केवल एक ही उठता है कि क्या जो न्यायपालिका है, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा, जस्टिस नागरत्ना इज इन लाइन फॉर सीजीआई, ऑल्दो फॉर ए वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम शी इज इन लाइन। पहले बार सवाल तो ये आ जाएगा, जिस तरह के काम वो करती है, जिस तरह की टिप्पणियां करती है, जिस तरह के फैसले करती है, डाइसेंट नोट लिखने में पीछे नहीं हटती। और वो जो गुजरात के तोपची थे जिन्होंने महिला के साथ क्या किया था, उनका जो भाजपाई संघियों ने जो सम्मान किया था मलाई पहना करके, फिर उनकी जो गत की थी जस्टिस नागरत्ना ने, वो शायद संघी भाई भूले नहीं होंगे। तो उनकी पीड़ा भी है, जस्टिस नागरत्ना को वो झेल नहीं पाते हैं, तो उनको कुछ कह नहीं सकते, तो आशीष चित्रांशी और हेमंत त्रिवेदी कोई लपेट लो, तो उस टाइप की चीज है। तो आशीष भाई, आज का जो फैसला है, बेसिकली उन्होंने ओवरऑल जो उमर खालिद वाला जो मसला है, शर्जील इमाम वाला जो मामला है, स्टूडेंट लीडर 5.25 साल से, आपने बिल्कुल इंट्रो में ठीक कहा, 5.25 साल से वो लोग बिना मुकदमा शुरू हुए जेल के अंदर, और हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जितने भी ये 2 रुपए वाले ट्रॉलर्स, 1.5 रुपए वाले जो भी, उनसे एक सवाल पूछो। मैं कहता हूं कि अगर वो यूएपीए में दोषी है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन 5.25 साल फैसला क्यों नहीं आया, उसमें शुरुआत क्यों नहीं हुई, केस क्यों नहीं चला, इसकी जिम्मेदारी किसकी?
सवाल तो ये आएगा ना, न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है कि प्रोसेस पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। और जब 5.5 साल तक आपकी अगर वो शुरू नहीं हो रहा केस, तो दोषी कौन है? आपकी व्यवस्था दोषी है या व्यक्ति दोषी? मैं कहता हूं सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन बिना मुकदमा शुरू किए केवल आरोप लगा देने से आप किसी को जेल में डाल के उसकी कीमती 5.25 साल बर्बाद कर दोगे। इसका जवाब बता दो। इसका जवाब किसी के पास नहीं, ना माई लॉर्ड्स के पास है, ना किसी और के पास। असली बीमारी यहां पर है कि जो आप दुनिया को कॉकरोच बताते फिर रहे हो, उससे बेहतर यह है कि अपने सिस्टम को सुधार लीजिए। प्रोसेस शुड नॉट रिमेन ए पनिशमेंट। आप बहुत लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाले, अगले साल फरवरी तक आपका मामला है। तो बेसिकली आज ये ऑर्डर आया कहां से? जैसा आपने कहा, यूएपीए के तहत आरोपी एक कश्मीरी व्यक्ति को जमानत देते हुए बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने का आदेश पूरी तरह गलत था, पूरी तरह गलत था। कोर्ट अब इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बिटवीन द लाइन है, जो है सीधा सपाट है, ग्रे नहीं एरिया नहीं रखा है, जो आजकल सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। बेंच ने कहा, कोर्ट, हमें गुलफिशा फातिमा मामले में दिए गए फैसले पर गंभीर आपत्ति है। नजीब मामले की व्यापक व्याख्या से पता चलता है कि यदि सभी परिस्थितियों को देखते हुए समय बीतने मात्र से आरोपी स्वतः ही रिहा हो जाते हैं। बेंच ने कहा, कोर्ट, हमें यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि यूएपीए के तहत भी जमानत नियम है और जेल अपवाद। वो तो फिक्स ही कर दिया ना, जब 3 जजों की बेंच ने लॉ सेटल कर दिया, उसके बाद तो जो यूएपीए हो चाहे कुछ और, बात ही खत्म होगी। बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि के नजीब का आदेश उस 2 न्यायाधीशों की बेंच पर बाध्यकारी है जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार किया था। नजीब मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि यदि मुकदमे में अनिश्चित काल तक देर होती है तो यूएपीए मामले में जमानत दी जानी चाहिए। अगर खालिद बिना मुकदमे के 5 साल से अधिक समय से जेल में है और शर्जील इमाम बिना मुकदमे के 6 साल से अधिक समय से जेल में है, तो उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले 2 पीठ की न्यायाधीश की थी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2 न्यायाधीशों की पीठ 3 न्यायाधीशों की पीठ के आदेश के विरुद्ध निर्णय नहीं ले सकती। पीठ ने आगे कहा, कोर्ट, हम यह स्पष्ट करते हैं कि नजीब बाध्यकारी कानून और न्यायिक अनुशासन के संरक्षण का हकदार है। इसे निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों या यहां तक कि इस न्यायालय की निचली पीठों द्वारा भी कमजोर, दरकिनार या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इट्स ए क्लियर कट ओपन एंड शट केस, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कोई ग्रे एरिया छोड़ा नहीं, ठीक। और ऑर्डर क्या कर रहे थे वो, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बातचीत आई कहां पर, सैयद इफ्तिकार अंद्राबी से जुड़े नार्को टेररिज्म मामले में उस पर सुनवाई चल रही थी और उसके तहत ये बात सारी की सारी बातचीत आई। तो अब जो है कुल मिलाकर के परिस्थिति वही है कि यू शो मी द बेंच एंड आई विल शो यू द ऑर्डर। परिस्थिति वहां जाकर के अटक गई है और बिल्कुल आपने सही कहा, चंद उम्मीद की किरणें हैं, देखते जाइए बाकी क्या परिस्थिति है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारा देश देख रहा है। आप 4 जनवरी को आपको ऑर्डर याद होगा ना, 4 जनवरी को जो उस टाइम कहा गया था, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच थी, उसने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। चलो आपका अधिकार है। कोर्ट ने फैसले को रिव्यू करने से भी मना कर दिया, वो भी आपका अधिकार है। कहा था कि दोनों आरोपी 1 साल तक दिल्ली दंगे मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। ऐसा ऑर्डर कहीं सुना? एक बेंच सुप्रीम कोर्ट की कह रही है कि जेल अपवाद है और बेल भी नहीं, ठीक, और दूसरी बेंच कह रही है कि आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। इस पे क्या कहिएगा? और उसी संविधान की शपथ लेकर, उसी संविधान की शपथ लेके वो आए हैं, उसी संविधान की शपथ लेके वो आए हैं, उसी संविधान को वो इंटरप्रेट कर रहा है, उसी संविधान को वो इंटरप्रेट कर रहा है। अब सी द डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे फर्क है। अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों संविधान को ही की व्याख्या कर रहे हैं, ये नहीं। अगर दोनों कर रहे होते तो मैं तो कहता हूं कि फिर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया को भी बताना चाहिए अपने फैसले पर। उनके फैसले पर सवाल नहीं खड़ा किया है नागरत्ना जी ने और भुइयां साहब, उनके फैसले को गलत कहा है, एक सीधा शब्द में गलत फैसला, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ग्रे एरिया नहीं छोड़ा है। यही सबसे बड़ी खूबी है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां की कि उन्होंने ग्रे एरिया नहीं छोड़ा, उन्होंने सीधा गलत बताया है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अंजारिया को आना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने किस बेंच के किस फैसले का, जैसे उन्होंने के नजीब
के 3 बेंच के फैसले का की नजीर बताया, इनको भी कोई नजीर बताना चाहिए ना, बताना चाहिए ना हेमंत भाई, ताकि हम लोग जैसे कम बुद्धि के लोगों को भी समझ में आए। उसके बाद अभी जो है कि 1 साल बाद वो जमानत याचिका आवे तो जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइया के पास जाए, वो हो सकता है फिर अंजारिया के पास और अरविंद कुमार के पास जाए। सवाल एक है कि अब सूर्यकांत क्या करेंगे और क्या कहेंगे। मुझे कॉकरोच पे छोड़िए, पुरानी बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज से नहीं, ये 2 दशक से और उससे ही पहले से एक विवाद चल रहा है। पहले उन विवादों पे चर्चा होती थी, धीरे धीरे अब कमजोर हो गई, चर्चा भी कमजोर। वो था मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर के, और खासकर पिछले 1 दशक में वो चर्चा एक बार बहुत गहराई थी, और यही मास्टर ऑफ रोस्टर था जिसके चक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जो जज थे वो सारे बैठे थे एक लाइन से, उनके नाम अभी सब आप ही गिनवा दीजिए भाई, उतने बड़े नाम लेने में मेरी जेवा कांप जा रही है, गोगोई से लेकर के और इन सब की। ये सब बैठे थे, यही मास्टर ऑफ रोस्टर का विवाद था, ठीक है। उसके बाद गोगोई बैठे, वही मास्टर ऑफ रोस्टर को एंजॉय किए, ठीक है। उसके बाद वो बोबड़े बैठे, वही मास्टर ऑफ रोस्टर एंजॉय किए। चंचूड़ बैठे, वही मास्टर ऑफ रोस्टर एंजॉय किए। संजीव खन्ना बैठे, वही मास्टर ऑफ रोस्टर मास्टर ऑफ रोस्टर एंजॉय किए, वही एंजॉय किए गवई, और वही एंजॉय कर रहे हैं सूर्यकांत। ये मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब भी क्लियर कर दे, अब दर्शकों को पता हो गया जो रेगुलर देखते रहते हैं। मतलब मास्टर ऑफ रोस्टर की कौन सा केस किस बेंच में जाना है, ये तय करने का अधिकार एकदम सीधा मोटा समझिए, ये सीजेआई के पास, चीफ जस्टिस के पास, वही रोस्टर तय करता है। ये मास्टर ऑफ रोस्टर का मसला है। फिर मैं कहूंगा मास्टर ऑफ रोस्टर का मुझे लगता है फैसला ये मामला है, क्योंकि जितने ऐसे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं या मामले होते हैं जो एक खास इकोसिस्टम से जुड़े होते हैं, उन मामलों को एक खास बेंच में ही जाते हुए हमने देखा है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, दुष्यंत दवे जैसे काबिल अधिवक्ता ने वकालत छोड़ दी इसलिए। आज भी देश के टॉप 3 वकील की अगर आप गिनती करेंगे, आप छोड़ दीजिए कौन एसजी है और कौन एजी है, अगर टॉप 3 आप चर्चा करेंगे तो हो सकता है नंबर 1 पे रखना पड़े दुष्यंत दवे को। और दुष्यंत दवे ने अदालत में कदम रखना छोड़ दिया, मना कर दिया कि इस दौर के जुडिशरी में मैं अदालत में नहीं जा सकता बहस करने। जब आपके बहस की मेरिट पर फैसला ही ना हो तो क्यों हम जाएंगे बहस करने। हेमंत भाई, ये मास्टर ऑफ रोस्टर पर क्या जवाबदेही नहीं बनती है सीजेआई की? अगर इतनी बड़ी बात नागरत्ना ने कहा वो भावी सीजेआई है। भाई देखिए, जवाबदेही का तो जय खत्म हो चुका है, अकाउंटेबिलिटी का एक खत्म हो गया, वो चीज तो छोड़ दीजिए। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ है, ये बातें रिपीट करने की बार बार नहीं होती, लेकिन करनी पड़ जाती। जो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक थे, कहा नहीं कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज किया, और उसकी जो क्विड प्रो को है, किसने किसका लाभ उठाया, उसकी जांच करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट। एक राज्य की सरकार को असंवैधानिक करार दिया सरेआम, और ये कहा कि उन्होंने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उनको बहाल कर देते। चलिए, उन्होंने इस्तीफा दिया था, कोई बात नहीं। उसके बाद जो ये असंवैधानिक जिसको बता रहे, इसको तो खारिज करो, कम से कम इनको तो घर बिठाओ। उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया, और ऐसी तमाम चीजें आप देखते जा सकते हैं, गिनते जाइए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सबसे इंटरेस्टिंग, मैं तो देखिए आज मेरा पहला रिएक्शन क्या था, ऑनेस्टली बताता हूँ मैं आपको किस चीज का बोल। जैसे ही मैंने ये फ्लैश देखा, मेरे मन में ये आया कि इस बेंच के पास ये केस गया कैसे। मेरा फर्स्ट रिएक्शन था ये, इस बेंच के पास ये केस कैसे चला गया। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वहां क्या होगा। जस्टिस नागरत्ना तो किसी भी मसले पे रिटर्न डाइसेंट देने से भी पीछे नहीं हटती, कि कुछ भी हो कोई बात, शी ऑलवेज स्पीक्स ऑफ हर माइंड, कोई बात ही नहीं उसमें। तो मुझे इस बात की हुई कि ये और कहां उनके पास गया कैसे, पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया। दूसरा ये आया था कि जो बार बार जो अपना दुष्यंत दवे साहब, वो जिस तरीके की बातें कहते थे, कपिल सिब्बल जिस तरह की बातें कहते हैं,
तमाम चुनाव आयुक्त जो हाल के चुनाव, हाँ लवासा साहब ने फिर हिंदू में एक बहुत जबरदस्त लेख लिखा है और उसको बहुत बड़े पैमाने पे शेयर कर रहे हैं प्रशांत भूषण और सारे, तो पूरी की पूरी चुनाव प्रणाली को सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे जस्टिस सूर्यकांत की जवाब दो, कौन तय करेगा, कौन तय करेगा? इस देश में अगर एक वोटर का भी गलत नाम कट जाए, एक वोटर का भी, तो वो हमारी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यहां सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर मॉनिटरिंग के अंदर एसआईआर की हियरिंग हो रही थी, लगातार हो रही थी, कोई शायद दिन गया जून से लेकर के बाद 91 लाख वो लोगों के वोट कटे और एक ऐतिहासिक टिप्पणी आई कि इस बार अगली बार वोट डाल लीजिएगा। आपको याद होगा ना? तो आशीष भाई, ये जो जवाबदेही है, यही तो एक फैक्टर है जो गायब कर डाला। आप इस तरह की बातें करते हैं। भाजपा के सिटिंग एमपी ने क्या कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जो संजीव खन्ना जिम्मेदार, कहा। सुप्रीम कोर्ट साहब ने कोई नोटिस दिया उनको? कुछ भी बातचीत हुई? छुट्टी। जस्टिस गवई चीफ जस्टिस थे, उनकी कोर्ट में जूता फेंका गया, कुछ हुआ? और ये सुप्रीम कोर्ट तक मत सीमित रखिए इसको, लोकसभा में चलिए। लोकसभा में भाजपा का एक चुना हुआ सांसद बसपा के एक सांसद को सरेआम संसद के अंदर गालियां देता है, कुछ हुआ? नोटिस भी हुआ या उसको इनाम मिला गाली देने वाले को? वो बातें मैं और आप यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं बोल सकते। एक आपको ध्यान होगा, उपराष्ट्रपति के पद पे होते थे, वो रह करके सुप्रीम कोर्ट को उसके दायरे बताया करते, राज्यसभा में पटल पे बैठ के, और बाहर जहां जहां वो ज्ञान दिया करते, क्योंकि वो अपने आप को अम्बेडकर से नीचे मानते नहीं थे, उनसे ऊपर ही मानते थे। संविधान की व्याख्या कोई उनसे सीखी टाइप का ना, और जब अपना नंबर आए तो सारी व्याख्या इधर ही रहेगी। ठीक, तो आज पूरे के पूरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आप एक जुडिशरी को सिंगल आउट नहीं कर सकते। आप जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों के जो चेयर है उनका रुख देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस सारी परिस्थिति में, जो इसको कहते हैं ना कि कुएं में वो डाल दी भाग, परिस्थिति वो हो चुकी है। और तमाम, एक दो नहीं, ऐसे दसियों केस में गिनवा सकता हूं आपको, कि जब आपको याद होगा अडानी को एक जज साहब ने कितनी राहतें दी थी लगातार, एक भी केस में अडानी के खिलाफ एक लाइन मिली थी, और उसके बाद तत्काल रिटायर हुए, शानदार 5 साल फिर मिली, कोई समस्या नहीं। तो जो जेटली साहब कहा करते उस बात पे ही सोच ले मोदी जी, या जजेज खुद ही एक फैसला कर ले। हालांकि मैं किसी को फेस वैल्यू पे नहीं लेता हूं। किसी ने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, और फिर बाद में पता लगा कि अपने जो भी नॉमिनेशंस किए, फलाना किए, तो उन पे सब नाम कालिंग का कोई मतलब नहीं। तो भैया, जिनके पिताजी बाबा साहेब के साथ जो है दीक्षा लिए, उनके पुत्र बागेश्वर बाबा के पास पहुंच गए। मतलब बाबा साहेब के साथ दीक्षा लेने वाले एक बेटा रिटायरमेंट के बाद पहुंच गया बागेश्वर बाबा के पास। बताओ, वो जो है जिसके मतलब आचरण, बात, व्यवहार से इस देश में क्या माहौल हो रहा है। और मैं एक बात और कहूंगा, हम लोग सुनते आए हैं, वक्त बदल गया, सुनते आए हैं ना कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो पूरी कायनात साथ आ जाती है। वो दौर बदल गया। अब बुराई के लिए या बुराई को बचाने के लिए पूरी कायनात एक साथ नजर आती है। आज ये फैसला आया ना, अभी कल परसों आया था, भोजशाला वाला फैसला आया। मैं बताऊं, एजेंसी पे, न्यूज एजेंसी पर जो बाइटें आती हैं, 500 बाइट आई होगी बहुत साला, ले दनादन वकील की बाइट, वकील के हेल्पर की बाइट, उसके क्लीनर की बाइट, खलासी की बाइट, सब बाइट आ गई। ठीक है, नेताओं की बाइट टूट पड़े, ये हिंदूवादी हैं, ये कौनवादी हैं। आज ये फैसला आया है। ये फैसला दरअसल एक खास इकोसिस्टम पर बहुत करारा प्रहार था। ये जो आज जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का फैसला, आपको पता है, जब से हम दर्शकों को बताते हैं, हम रिकॉर्डिंग जब हम शुरू किए उसके 1-1.25 घंटे पहले हमने ये फैसला किया था, इस पे करेंगे। और मैंने कहा कि हेमंत भाई रुको, अभी पीटीआई पे बाइटें आएंगी, सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी होता है तो वकील की कम से कम 2-3 बाइटें आई जाती है, तो बाइट उइट आ जाएगी, तो सब कानून के जानकार हैं, थोड़ा वो बताएंगे तो हम लोगों से अच्छा लगता है, वकील बताते हैं तो भाई वो सब व्याख्या करेंगे, वो वही काम है उनका, तो तब चलाएंगे। हम कार्यक्रम करने आ गए, कार्यक्रम खत्म होने जा रहा, रिकॉर्डिंग नहीं आई, 1 बाइट मिली है इस पर हमें, जिसका इससे लेने देना नहीं ना 3 में है ना 13 में। नलिन कोहली बीजेपी के नेता हैं, कालीकोट में भी नजर आते हैं, बीजेपी के नेता हैं। अब आप सोचिए
इस मामले में बाइट लेकर के एजेंसी ने डाला तो नलिन कोहली का डाला। कोई वकील नहीं, कोई न्यायविद नहीं कि इतना बड़ा फैसला है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ही उसने आईना दिखा दिया कि भाई तुमने गलत फैसला किया है। इस पर तो कितनी बाइटें आनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट में एकदम मतलब ये स्थिति कि एक बेंच के गलत फैसले को दूसरे बेंच ने बता दिया। कोई नहीं, सन्नाटा। क्योंकि अगर इस पे बाइटें आएंगी तो हम जैसे लोग चलाएंगे, चर्चाएं बढ़ेंगी, तो पता चलेगा यार कॉकरोच की संख्या बढ़ गई है। नहीं कोई बताएगा। नलिन कोहली की बाइट क्या है वो सुनवा देते हैं। सुन लीजिए हेमंत भाई, तब 30 सेकंड इन पे बोल के ही तब विराम देंगे। सुनिएगा जरा। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जनवरी की वर्डिक्ट को शर्जील इमाम की बेल डिनाई करने सवाल उठाया। कानूनी प्रक्रिया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो 3 जज बेंच था उसमें ये पाया गया कि भाई बहुत लंबा समय अगर हो तो बेल देना चाहिए। और 2 जज बेंच में एक प्रश्न ये था कि कानून अगर संसद ने बनाया तो कानूनी प्रक्रिया को कैसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात है, इस पर राजनीति कैसे हो रही है। जो लोग एक प्रकार से राजनीति कर रहे हैं उनको ये भी तो जवाब देना पड़ेगा, ये लोग कौन है जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। या तो नाको टेररिज्म है, या राइट्स में दंगा फसाद करने के आरोप है उन पे, या कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़े हैं। तो कानूनी प्रक्रिया तो चलेगी, लेकिन ऐसे लोग जो अलग अलग ऐसे हथकंडे करते हैं, उसमें जो मासूम लोग मारे जाते हैं, परिवार जो खत्म हो जाते हैं, उनके साथ भी तो सोचना पड़ेगा। कानूनी प्रक्रिया तो वही होगी जो कोर्ट चाहेगा और जो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इनको तुरंत कह देना कि ये लोग बिल्कुल सही हैं या इन्होंने जो किया सही किया, इस पे राजनीति करे तो बहुत दुख की बात है। ये बहुत दुखी है। कपिल मिश्रा पे भी आरोप था, रख दो 5 साल जेल में। पुलिस ने कहा नहीं 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 है। हेमंत भाई, आशीष भाई, ठीक है, ये इसको कहते हैं कि ना का सिर फोड़ दिया, एक ले आए बाइट, अपने काम चला दिया। इस केस के जो प्लीडिंग एडवोकेट्स थे दोनों साइड के, वो बोलते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि वो मिल जाता तो इसमें इट वुड हैव एडेड वैल्यू टू द होल थिंग। लेकिन वैल्यू ही खत्म कर दी। वैल्यू चाहे इंस्टीट्यूशंस की हो, वैल्यू चाहे संविधान की हो, वैल्यू चाहे सुप्रीम कोर्ट के इकबाल की हो, उन सारी चीजों का जो गत की जा रही है वो बिल्कुल सार्वजनिक। इसमें बहुत ज्यादा हमें टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। और इस नलिन कोहली ने जो ये अब 2 शब्द कहे हैं, इसमें भी पर्याप्त संदेश दे दिया। किसने ये कहा है कि नार्को टेररिज्म अच्छी बात है? किसने कहा है शर्जील इमाम ठीक है? मैंने आपको ओपनिंग में क्या कहा कि सख्त से सख्त सजा दीजिए, लेकिन टाइमली न्याय मिले, इमीडिएट। यार अगर टेररिज्म के केस अगर फास्ट ट्रैक नहीं करोगे आप, तो फास्ट ट्रैक शब्द हटा दीजिए ना, फिर क्या मतलब है उसका? सिंपल सी बात है ना। जो इस तरह के केसेस हैं उनको तो फास्टेस्ट ट्रैक पे ला करके और 2 महीने में टाइम बाउंड उनका डिस्पोजल करो। आप स्पेशल जजेस लगाओ, हु स्टॉप्स यू? वो नहीं करेंगे। उसके जरिए राजनीति कौन करता है ये मुझे आपको बता दें, बहुत जल्दी आपको भाषणों में सुन जाएगा। सही बात है। फास्ट ट्रैक छोड़ो भाई, देश के लोग सोचे ना कि इतने गंभीर, बहुत गंभीर से ना, बहुत दुख की बात थी, इतने गंभीर मामले हैं और 6 साल से ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। चुल्लू भर पानी भिजवा देते हैं, डूब मरो तुम लोग अपने सिस्टम में ही। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई। अभी फिर आते हैं, जो खबरें होंगी अपडेट उनको लेकर के। नमस्कार।